नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका मित्र से हार्दिक ठक्कर। दोस्तों, हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है यह जानने की उनके पास कितनी संपत्ति है, कितनी वेल्थ है, कितनी नेटवर्थ है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि संपत्ति को, नेटवर्थ को, कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं, इस फॉर्मूला से आप आसानी से जान पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मैं इस विषय की ओर जाऊं उससे पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप पेन और पेपर ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। अगर आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब हम अपनी संपत्ति, अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करते हैं, उनमें से सबसे पहला पॉइंट आता है चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड, जमीन, प्लॉट, हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री है। तो ये जो सारी जो मैंने आपको बोले, हाउस प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, ऑफिस, ये सब अचल संपत्ति में आते हैं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, जब हम अपनी संपत्ति कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें असेट का फिगर चाहिए, यानी कि टोटल असेट। असेट यानी कि ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई रिसोर्स जिसका आपको बेनिफिट लाइफ टाइम मिलने वाला है, इसे हम असेट कहते हैं। और लायबिलिटी यानी कि किसी से आपने कोई कर्ज लिया है जो भविष्य में या अभी हमको उसको पे करना है, आपकी लायबिलिटी है, कभी ना कभी आपको वो अमाउंट को पे करना है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो जब हम संपत्ति कैलकुलेट करते हैं, असेट कैलकुलेट करते हैं, तो जितनी भी सारी आपकी असेट है उसका हम टोटल करेंगे और उसमें से हम लायबिलिटी माइनस करेंगे, तब हमें नेटवर्थ, हमारी संपत्ति कितनी, वो हम जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे हम फिक्स्ड असेट भी कहते हैं। सबसे पहले आपके पास कोई जमीन है, प्लॉट है, हाउस प्रॉपर्टी है, ऑफिस बिल्डिंग है, तो आपने, हो सकता है वो साल पहले ली हो, बहुत साल पहले ली हो, तो क्या अगर आप आज बेचने के लिए जाओगे, उसे सेल करने के लिए जाओगे, तो क्या वही भाव आएगा? नहीं। तो जो वैल्यू आज बेचने पर आपको मिल सकता है, जो प्राइस आपको मिलेगा, वो आपको मार्केट वैल्यू जिसे हम कहते हैं, वो आपको लेना है। मतलब आपकी कोई जमीन है तो उसकी मार्केट वैल्यू लिख लीजिए, कोई बिल्डिंग है उसकी मार्केट वैल्यू लिख लीजिए, हाउस प्रॉपर्टी है तो उसकी मार्केट वैल्यू लिख लीजिए, कोई फैक्ट्री है उसकी मार्केट वैल्यू लिख लीजिए, और आपके पास आपके घर में या ऑफिस में, बिल्डिंग में, फैक्ट्री में कोई फर्नीचर है तो उसकी आप वैल्यू लिख लीजिए। इन सब का आप टोटल कर लीजिए, जिससे आपके पास टोटल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति कितनी है वो आपको पता चल जाएगा। बाद में हम बात करते हैं चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टेलीविजन है, व्हीकल है, प्लांट एंड मशीनरी है, ये जो सारी संपत्ति है उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। दोस्तों, तो जो आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये आप डे बाय डे उसे यूज करते हैं। यूज करने की वजह से जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। तो जब हम अपनी संपत्ति को कैलकुलेट करेंगे, नेटवर्थ को कैलकुलेट करेंगे, तो आपने जिस भाव पे, जिस वैल्यू पे उसे लिया था, वो वैल्यू नहीं लेनी है। लेकिन अगर आप ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी यूज करने के बाद अगर आप बेचने के लिए जाते हो मार्केट में, तो जो आपको प्राइस मिलेगा वो आपको लेनी है। तो जितनी भी आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है, व्हीकल है, प्लांट एंड मशीनरी है, फिर लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, एयर कंडीशन, जितने भी है, उसका आप उसकी वैल्यू लिख लीजिए। तो यानी कि इस माध्यम से आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की आपके पास वैल्यू आ गई। फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट आप किस में करते हो? बैंक में आपने फिक्स डिपॉजिट रखा है तो उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो मूल अमाउंट
मूल रकम, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उस पर 8%, 9% जो भी बैंक का रेट है वो, जिस दिन आप ये अपनी संपत्ति कैलकुलेट कर रहे हैं, नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, मूल रकम, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पूरा आप कैलकुलेट कर ले और उसमें ऐड कर दें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। बैंक फिक्स डिपॉजिट में आप ऐसा करेंगे। फिर आता है अगर आपने पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने अमाउंट को निवेश किया है तो उस पर भी ऐसा ही करना है, मूल रकम प्लस जो उस पर इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो आप लिख लीजिए। फिर पोस्ट ऑफिस में भी कोई टर्म डिपॉजिट रखता है तो उस पर भी आपको ऐसा ही करना है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। सुकन्या समृद्धि स्कीम है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हैं, तो ये सारी स्कीम में जब आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको ऐड करना है। कोई व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है तो कंपनी के आपके पास शेयर्स होंगे, तो जितने भी आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं उनकी आप मार्केट वैल्यू लिख लीजिए। फिर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो म्यूचुअल फंड की जो मार्केट वैल्यू है आज की, जिस दिन आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी नेटवर्थ, आपके पास कितनी संपत्ति है वो, उस दिन की आप मार्केट वैल्यू लिख लीजिए। फिर आपके पास जो लोग व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास अपने बिजनेस का स्टॉक होता है, गुड्स का, जो आप जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं उसका स्टॉक भी आपके पास अपने बिजनेस प्रीमाइसिस में होगा। तो वो स्टॉक अगर आप बेचने के लिए जाते हो तो उनको उसमें से आपको कितना प्राइस मिलने वाला है उसकी भी आप अमाउंट लिख लीजिए स्टॉक के सामने। फिर जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उनके सन्ड्री डेटर्स होते हैं, यानी कि अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि जिसे आपने माल उधार में बेचा है, आज नहीं तो कल आपको उन लोगों से भी पेमेंट लेना है, आपको पेमेंट मिलेगा, तो वो भी आप सारा कैलकुलेट कर लीजिए, सन्ड्री डेटर्स आपके पास कितने हैं और उसकी अमाउंट लिख लीजिए। फिर आता है कैश बैलेंस, आपके पास कितना नकद है वो लिख लीजिए। फिर आता है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस में सेविंग अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट, अब दोनों को इंक्लूड करना है, तो उन दोनों की बैलेंस लिख लीजिए जिस दिन आप ये अपनी संपत्ति नेटवर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन की। फिर आपने किसी को लोन दिया है तो वो भी आपकी असेट है, आज नहीं तो कल वो आपको भी मिलने वाली है, तो लोन पे अगर आपने किसी को लोन दिया है तो वो भी आप लिख लीजिए, वो अमाउंट लिख लीजिए। और उस पे अगर आपको इंटरेस्ट अगर आप चार्ज करते हैं, आप इंटरेस्ट उस पे भी लेते हैं जिन लोगों को आपने लोन दिया है, तो उसका भी आप इंटरेस्ट आपको जो मिलने वाला है वो भी आप ऐड कर दीजिए। तो ये जो मैंने आपको बताया सारी असेट, सभी असेट कवर हो चुकी है ज़्यादातर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन बैंक डिपॉजिट, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ अकाउंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस और लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये इन सारी जो मैंने आपको बताया, इन सारे को असेट कहते हो, असेट का आप टोटल लगा लीजिए, यानी कि जब आप इन सब का ऐड करेंगे, इन सब को आप जोड़ेंगे तब आपको टोटल असेट का फिगर मिलेगा। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज मतलब आज नहीं तो कल आपको उसे पे करना है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, आपके ऊपर एक कमिटमेंट है, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कैश क्रेडिट यानी सीसी, बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो जिस दिन आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन की आप बैलेंस लिख लीजिए जो आपको स्टेटमेंट में से मिल जाएगी। होम लोन है, पर्सनल लोन है, सीसी की बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश मतलब क्रेडिट कार्ड वो भी इसमें आएगा, उसे अब आप इंक्लूड करेंगे तो जितने भी लोन्स हैं वो आ जाएगी। फिर आता है अगर आपने किसी प्राइवेट पार्टी से लोन लिया है तो वो भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। प्लस अगर आप व्यापारी हैं तो आपने किसी से माल उधार में लिया होगा ऑन क्रेडिट, जिसे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं, अकाउंट्स पेएबल, तो उसकी भी आप बैलेंस कैलकुलेट कर ले, सारे सन्ड्री क्रेडिटर्स का टोटल कर ले और वो भी लिख ले सन्ड्री क्रेडिटर्स के सामने। और कोई भी खर्चे हैं आपके, आज नहीं तो कल उसे आपको पे करना है, तो उसको आप ले लीजिए, कोई भी आपकी लायबिलिटी है वो, यानी कि जो आपने लोन ली थी सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक्स्ट्रा कोई आपकी लायबिलिटी है उसे आप टोटल कर लीजिए।
जिससे आपको टोटल लायबिलिटीज का फिगर मिल जाएगा। टोटल असेट भी है और टोटल लायबिलिटीज भी है। टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज आप जब करेंगे तब जो आपके पास जवाब आएगा, आंसर आएगा, उसे हम कहते हैं नेटवर्थ, कैपिटल, संपत्ति। नेटवर्थ, कैपिटल, संपत्ति, ये सब एक दूसरे के पर्यायी शब्द है, समानार्थी है। तो दोस्तों यही एक सटीक तरीका है, यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप अपनी संपत्ति कितनी है वो जान सकते हैं और आप कितनी संपत्ति के मालिक हैं वो भी जान सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास पूरा वक्त है, हम सब लोग अपने घर में हैं, तो ये जो आपको मैंने बताया है अपनी संपत्ति कैसे कैलकुलेट करना, ये एक्सरसाइज आप जरूर कीजिए, इसे आप होमवर्क समझ लीजिए, जिससे आपको बहुत सारा फायदा भी होगा। अगर आप संपत्ति कैलकुलेट कर लेते हैं, अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक टारगेट फिक्स करना है भविष्य के बारे में कि हर साल मुझे अपनी संपत्ति में कितना ग्रोथ चाहिए, कितनी ग्रोथ चाहिए, जिससे आप उस प्रकार से अपने भविष्य की तैयारी कर सकें। तो दोस्तों ये संपत्ति कैसे कैलकुलेट करना, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है बहुत आसान तरीका है, आप जान सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में और कोई प्रश्न है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।